अरे जो भी कहे बहू, ऐसा पहली बार हो रहा है कि डिनर के बाद बारिश की वजह से इस टाइम चाय पकौड़े खा रही हैं। अरे पापा जी, ऐसे अजीब अजीब चीज भी कभी कभार होनी चाहिए। हाँ हाँ, यू आर राइट भाभी। सभी देर रात बारिश की वजह से पकौड़ों का आनंद ले रहे थे, लेकिन इतने में दरवाजे पर तेज खटखटाहट की जोर जोर से आवाज आती है। घर वाले घबरा जाते हैं। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं है। तू भी ना पागल है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। दोबारा ठक ठक होने पर संध्या दरवाजा खोलती है तो सामने बैंक अधिकारी और पुलिस वाले खड़े होते हैं। आपके घर की नीलामी का नोटिस है, 1 हफ्ते बाद आपको इस घर को खाली करना होगा। क्या आप आधी रात को ये क्या बकवास कर रहे हैं? कौन है और कैसा नोटिस? हम ये घर खाली क्यों करें? हाँ, हम क्यों करें? हमने तो कोई कर्ज भी नहीं लिया है। देखिए, बैंक ऑफिसर के मुताबिक आपने घर गिरवी रखकर लोन लिया है, जिसके पैसों का भुगतान नहीं किया गया है और नोटिस भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश, ये आप कुछ कीजिए, हम इस घर को नहीं खो सकते। इसे आपने खून पसीने से बनाया है, वैसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी खुद को संभालिए, कोई भी हमसे ये घर नहीं छीन सकता। इतने में पुलिस और बैंक अधिकारी नोटिस देकर चले जाते हैं। दोनों बेटे इस नोटिस को पढ़कर हिल चुके थे। सभी लोग परेशान थे, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस घर को गिरवी रखा तो रखा किसने? क्या घर के किसी शख्स की ये गलती थी या बात कुछ और थी? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं, जहां बड़ा बेटा आनंद शादी के मंडप में बैठा था और प्रकाश अपनी पत्नी को घर पर मना रहा था। अरे भगवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आज तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम्हारे बिना आशीर्वाद दिए वो शादी नहीं करेगा। मंडप में बैठा हुआ है, पंडित रुका हुआ है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तुम कुछ भी कह लो, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी। आखिर मेरे बेटे ने मुझे धोखा देकर उस 2 कौड़ी की लड़की को अपना लिया। मैंने उससे साफ कहा था कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करना, लेकिन उसने अपने पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला तय किया है। इसलिए मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तुमको जाना है तो जाओ। अरे भगवान, समझने की कोशिश करो। निर्मला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना शादी नहीं करेगा। उसे अभी भी तुम्हारी चिंता है। क्या हो गया अगर वो अपनी पसंद से कर लेगा तो? सबको अपनी पसंद से शादी करने का हक है। वैसे भी वो लड़की इसी घर में आनी है। जितनी जल्दी अपना लोगी उतना बेहतर होगा। चलो निर्मला। ठीक है, मैं बच्चों का आशीर्वाद जरूर दूंगी और शादी में भी जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। यही कि मेरे एक बेटे ने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, न जाने वो कैसी होगी, इसलिए दूसरा बेटा भी मेरे साथ वही करे। इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आपको वादा करना होगा कि समीर के लिए लड़की मैं ही ढूंढूंगी और वो मेरी पसंद से ही शादी करेगा। अगर आपको इसे स्वीकार नहीं है तो मैं नहीं चाहूंगी। अरे भगवान, उसकी जिंदगी का फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैं वादा करता हूँ दूसरी बहू तुम्हारी पसंद की ही आएगी। ये हुई ना बात। रुको, 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तब निर्मला तैयार होकर प्रकाश के साथ मंदिर चली जाती हैं, जहां आनंद को अपनी मां को देखकर खुशी होती है। फिर पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। कीर्ति गठबंधन करती है और आनंद की संध्या के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। तब गृह प्रवेश के वक्त निर्मला का मुंह बना होता है। कीर्ति, तू इसका गृह प्रवेश करवा दे, मुझे नहीं करवाना। माँ, आप शादी में आई थी, मुझे लगा आपकी नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन आप अभी भी नाराज हैं। आखिर में आनंद, तूने अपने मन की ना, तो मैं इस लड़की को ऐसे तो नहीं अपना सकती। बाकी आगे देखा जाएगा। ये मेरा दिल जीत लेगी तो जरूर इसे एक दिन अपनी मैं बहू कहूंगी, वरना इसमें कोई गुण नहीं दिख रहे मुझे। अरे माँ, मान भी जाओ ना, भाभी दिल की इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ माँ, मान जाओ, अब तो वो इस घर की बहू बन चुकी है। ठीक है, अब अपनी बकवास बंद करो, कर रही हूँ उसकी आरती। तब निर्मला अपनी बहू की आरती करके उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जिसके लिए वो जल्दी उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बनाकर लाती है। और खाना अच्छा बन जाने के बाद भी, खाना तो इसने बढ़िया बनाया, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगी। इसकी नाक में दम करके रख दूंगी। कैसा खाना बनाया तूने? ये भी तुझे नहीं पता पहले रसोई में खाना कैसे बनाना चाहिए? नमक सही नहीं है, ना मिर्च है, ना कोई स्वाद आ रहा है। अरे निर्मला, क्या बोल रही हो? हम सभी तो खाना खा रहे हैं, हमें तो बहू का बनाया हुआ खाना अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम सब मिलकर यही साबित करना चाहते हो ना कि मैं इस लड़की की दुश्मन हो गई हूँ। मुझे जानबूझकर इसका खाना पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही मान लो। और वैसे भी तुम्हारे बेटे की पसंद की है, ज्यादा नमक मिर्च खा लेंगे तब भी तो इसकी तारीफ ही करोगे। अरे माँ, आप। माँ जी, आपको खाना क्या खाना है बताइए, मैं वही बना कर लाती हूँ। मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। निर्मला अपना आधा पेट भर के चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं, बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन निर्मला को उसका कुछ भी काम करना पसंद नहीं आता। हमेशा चिड़ी रहती है। एक दिन संध्या डस्टिंग कर रही थी कि जानबूझकर कहीं और की मिट्टी हाथ पर लगाकर कहती है, करम चली, ये सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? देख जरा कितनी धूल मिट्टी है, लेकिन तुझे थोड़ी ना दिखाई देगा ये, क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने तुझे सर पर जो चढ़ा रखा है। तो वो माँ जी, मैं अभी दोबारा साफ कर देती हूँ। तब संध्या दोबारा वहां की सफाई करती है। अगले दिन वो टीवी देख रही होती है। तब हॉल की 4-5 लाइट एक्स्ट्रा चल रही थी। एसी भी चल रहा था, टीवी भी चल रहा था।
बहू धूप में से कपड़े धोकर आती है कि इन चीजों को देखकर ओहो, एक तो इतनी गर्मी हो रखी है, ऊपर से यहाँ कोई भी नहीं है, फालतू में बिजली का बिल बन रहा है, बंद कर देती हूँ। सोफे पर लेटी हुई निर्मला संध्या को दिखाई नहीं देती। जब वो सारे लाइट, पंखे, एसी बंद कर देती है तो निर्मला एकदम से गुस्सा हो जाती है। अरे ये किसने बंद किया? अच्छा खासा मैं अपना टीवी सीरियल देख रही थी, सास बहू के ड्रामे। अच्छा ये है नास बेटी, तो तू है क्या? दुश्मनी है तेरी मेरे से? है अब मैं टीवी भी ना देखूं अपने घर में? वो माँ जी, मुझे लगा आप यहाँ पर नहीं है, बेफालतू में लाइट एसी सब जल रहे थे तो बंद कर दिया। ज्यादा बचत की अम्मा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अपने घर में तो तूने कोई बचत नहीं की होगी, गरीब जो थी। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चले जाती है। तब प्रकाश, अरे निर्मला, तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता क्या बहू को बिना कुछ सुनाए? बेटे की पसंद के वकील, आपसे तो बात ही नहीं करनी है, जाकर दवाई खा लो, दवाई का टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है। प्रकाश कमरे में जाकर अपनी दवाई खाता है। शाम को संध्या बड़े प्यार से सबके लिए बैंगन का भरता, चावल, घी, चुपड़ी रोटी बनाकर सलाद काट कर लस्सी रखकर आती है। इतने पीछे निर्मला मुट्ठी भर खाने में नमक डालकर मिला देती है। बस मेरा काम हो गया। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो ज्यादा नमक खाकर उगल देते हैं। ये देख संध्या हैरान होती है। आय हाय, कितना घटिया खाना बनाया है, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? बहू, घर में तेरे भाई वालों ने क्या दहेज में रख कर दिया है क्या, जो इतना इस्तेमाल कर रही है? या चाहती है कि मेरा बीपी बढ़े और मैं स्वर्ग सिधार जाऊं? और क्या बहू, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? मुझे तो सही लगता है कि निर्मला ने तुम्हें नापसंद करके सही किया है। भाभी, मेरा तो मुंह कड़वा हो गया, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? तब संध्या अपनी बनाई हुई सब्जी चखती है। छी छी, इस खाने में तो बहुत ज्यादा नमक है, मैंने सब्जी में इतना नमक नहीं डाला। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुट्ठी भर डाल दिया हो। बिल्कुल सही कहा बहू, किसी ने नमक मुट्ठी भर कर डाला है और मुझे पता है कौन है वो। कीर्ति से कहकर मैंने उसको नीचे बुला लिया है। अब मैं फटाफट में इसके खाने में नमक डाल देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। निर्मला फटाफट से मुट्ठी भरकर नमक डाल देती है और सब्जी को मिक्स कर देती है। ओहो निर्मला, तुम्हारी ये चाल है। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। बस मैंने भी वही एक्टिंग की जो तुम्हारी सास मुझसे सुनना चाहती थी तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं होता निर्मला, तुम बहू को नीचे दिखाने के लिए इतना गिर जाओगी। थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मैंने तुमसे भी सीख ली है। जस्ट बिकॉज तुम्हारी पसंद से मेरे बेटे ने शादी नहीं करी है तो तुम उसके साथ ऐसा करोगी? हाँ करूंगी, मैं इसे पसंद नहीं करती। मेरे पसंद की लड़की आती तो करोड़ों का दहेज लेकर आती। ये तो दिखने में भी गंवार लगती है, मैं सुंदर सी ढूंढ के लाऊंगी। तब निर्मला टेबल पर ठोक कर चली जाती है, जिससे खाने की प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आनंद और प्रकाश मिलकर उसे समझाते हैं। अगले दिन जब समीर ऑफिस जाता है तो देख समीर, तेरा बड़ा भाई तो अपनी पसंद की शादी करके ले आया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे लिए अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी, तू शादी करेगा ना? हम डेफिनेटली आपकी पसंद से शादी करेंगे। अब मैं ऑफिस के लिए जाऊँ, लेट हो रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन ऑफिस में लड़कियों से दूर रहना। कोई तेरे पास आए तो पटाने पुटोने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो माँ, नहीं करूंगा ऐसे। अभी तो पढ़ाई के बाद मुझे 2 महीने हुए हैं ऑफिस में काम करते हुए, मैं ये सब क्यों करूंगा? अब जाऊं, मेरी ओवर थिंकिंग इनसिक्योर माँ। तब समीर ऑफिस चला जाता है। ऐसी वक्त गुजरता है और 4-5 महीने बाद निर्मला अपने बेटे समीर के लिए पंडित जी से एक अमीर लड़की को ढूंढने को कहती है। पंडित जी के फोटो दिखाने पर निर्मला उसमें से एक अमीर घर की लड़की को अपनी बहू चुन लेती है। फिर निर्मला अपने बेटे को लेकर रिश्ता तय करने पहुंच जाती है, जहां सुमित्रा भी अपनी बेटी को जानबूझकर सूट में सिर पर दुपट्टा रखकर सामने भेज देती है। ये देखिए बहन जी, मेरी बेटी कितनी संस्कारी है, आपके घर में आप सबका खूब ख्याल रखेगी। सच में आपकी बच्ची है बहुत प्यारी, लेकिन इसे घर का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बड़ी बहू है ना, वही कर लेगी। इसे तो मैं अपनी रानी बना कर ले जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी पसंद की नहीं है। ये मेरी पसंद की है तो इससे ही मेरा लगाव रहेगा ना। यहीं से एकता को समझ आ जाता है कि सास की पसंद बनकर वो घर में बहुत कुछ कर सकती है। इस तरह जल्द ही एकता की समीर से शादी हो जाती है। फिर निर्मला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है, साथ ही उसके दहेज का सामान भी अंदर रखवाया जाता है। तभी जानबूझकर निर्मला संध्या से हल्दी मंगवाती है, जिससे अपनी पसंद की बहू के चौखट पर छाप लगवाती है। तो कभी पानी और कुर्सी मंगवाती है। बैठ जाओ बहू, आराम से बैठ जाओ, तुम्हें गर्मी लग रही होगी, पहले पानी पी लो। थैंक यू माँ जी, आप तो घर में आते ही मेरा ख्याल रख रहे हैं, जबकि मुझे आप सबका ख्याल रखना चाहिए। अरे तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगी बहू, गर्मी लग रही होगी। संध्या, इसको हवा कर। जी माँ जी। पापा, माँ क्या करना चाहती है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी बहू के आते ही अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है। यही तो मैं भी देख रहा हूँ, तेरी माँ अपनी पसंद की बहू लाकर बौखला गई है। अरे निर्मला, अपनी बहू को चौखट पर ही सजा कर रखोगी क्या? अरे बहू बच्चों को आराम करने के लिए भेजो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहू, अब बाकी की रस्म कल होगी, तू जाकर आराम कर। ओहो, माँ जी भी मुझे फुल अटेंशन दिलवा रही है मेरी जेठानी से। यही तो मैं चाहती थी, कोई नौकरानी की तरह मेरी सेवा करे। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अगले दिन संध्या जल्दी उठकर घर का कोना कोना चमका देती है। नई बहू की पहली रसोई की तैयारी तक कर देती है, लेकिन वो आती ही नहीं है। आराम से उठकर एकता तैयार होकर आती है और जब कुछ बनाने जाती है तब निर्मला,
एकता, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ढेर सारा खाना नहीं बनाना, सिर्फ एक मीठा हलवा बना दो सूजी में चीनी डालकर। बाकी वो कैसा बनेगा ये संध्या देख लेगी, और खाना पीना भी। ठीक है संध्या? जी माँ जी, मैं देख लूंगी। मगर माँ जी, दीदी इतना सब अकेले कैसे करेगी? मैं भी उनकी मदद करवा देती हूँ। क्यों दीदी? अरे बहू, तू चिंता मत कर, इसे सब करना आता है। तब निर्मला चली जाती है। संध्या खाना पकाना शुरू करती है। वहीं एकता कढ़ाई में सिर्फ घी सूजी डालकर आड़ा तिरछा पकाती है। एकता, तुम गलत तरीके से कर रही हो। सूजी डालने से पहले तुम्हें इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालना था। कोई बात नहीं दीदी, जैसा हो गया इसे आप बना दो। माँ जी ने आपको बोला था ना। मैं माँ जी के दिल में कब से जगह बना रही हूँ, लेकिन माँ जी मेरे से खुश नहीं हुई। इसे ठीक से कोई भी काम नहीं आ रहा। उठी भी लेट है, तब भी माँ जी से इतना प्यार दे रही है, और कल इसकी इतनी सेवा भी करी। खैर, मुझे इतना नहीं, थोड़ा सा ही माँ जी का प्यार मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर एकता चली जाती है और संध्या ही उसके हलवे को ठीक से पकाती है। घी में ड्राई फ्रूट्स पकाकर उसमें डालती है। कुछ देर में संध्या सारा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। क्या बात है भाभी, आपने आज पहली रसोई का कुछ भी नहीं बनाया क्या? बनाया है ना हलवा, इसे खाओ, मैं अभी परोस देती हूँ। लेकिन छोटी बहू, ये सारा खाना तो बड़ी बहू लेकर आई है, तुमने कब बनाया? अरे तुम्हें भी बाल की खाल निकालनी है, छोटी बहू ने कर दी है रस्म, अब खाओ खाना। एकता सबको खाना परोस देती है। सब खाना खाती पहचान लेते हैं। सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। और जब दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं, तब एकता अपने कमरे से हीरो का सेट लाकर सास के हाथ में थमा देती है। अरे बहू, ये क्या किया है? तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये तो तेरा है ना। माँ जी, आप यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दे रही है। आप बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ से सास को सोने का सेट दिया जाता है, लेकिन मुझे तो आपको सोने का नहीं डायमंड का सेट देना था, इसलिए मैंने माँ से जिद करके आपके लिए खास ये सेट निकलवाया है। अब से ये आपका हुआ। देख ले निकम्मी, देख ले, इसे बोलते संस्कारी बहू। देख, इसने मुझे मान सम्मान दिया, दहेज भी लेकर आई है, लेकिन तूने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, गरीब कहीं की। अरे निर्मला, बस करो। क्यों हर बात पर बड़ी बहू को जलील करती हो? और क्या वो तुम्हें मान सम्मान नहीं देती, ये बताओ। इसमें झूठ क्या है? मैंने तो सच ही बोला है। सॉरी दीदी, मैंने तो बस यूं ही माँ जी को ये हीरो का सेट दे दिया, मुझे नहीं पता था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, मुझे एडमिट कार्ड लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। कीर्ति भी निकल जाती है। संध्या अपना काम करने लगती है। एकता कमरे में आराम करती है। निर्मला भी पड़ोसन से चुगली चपाटी करने पहुंच जाती है। कुछ देर बाद एकता अपना बैग खोलकर, ओहो, ये साड़ी भी नहीं, ये साड़ी भी नहीं। ओहो, ये रिश्तेदार कितने खराब होते हैं, इतने लॉज क्लास साड़ी शादी में देते हैं। ये सब मैं माँ जी को दे देती हूँ, उन पर ही अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने नकली हीरो का हार चोप दिया। इसके बदले में समीर से पैसे लेकर महंगी साड़ी लेकर आऊंगी। तब एकता सास को अंदर बुलाकर अपनी 3 साड़ियां दे देती है। माँ जी, ये लीजिए, मैंने आपको साड़ी नहीं दी थी ना, मैं साड़ी देना भूल गई थी। बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ जी, प्लीज मना मत कीजिए, बहुत प्यार से लाई हूँ मैं आपके लिए। मैं अपने लिए और खरीद लूंगी, वैसे भी उन्होंने मुझे बोला था कि शॉपिंग करवाने जाएंगे। अच्छा ठीक है, मेरी पसंद की बहू तो मेरे बेटे की पसंद से भी ज्यादा अच्छी निकली, और मुझे क्या चाहिए। निर्मला इस धोखे में रहती है कि उसकी पसंद की बहू बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी था। एकता अपने कमरे में समीर को फोन करके, सुनो तो, जरा माँ जी को मैंने कुछ साड़ी दी है, अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास कुछ खास नहीं है, कहीं जाना पड़ गया तो, इसलिए मुझे 20,000 दे दो, साड़ी लेकर आनी है। इस वक्त? अच्छा ले लो और अपने लिए साड़ी ले आओ। समीर उसके अकाउंट में 20,000 रुपए भेज देता है और एकता शॉपिंग के लिए मॉल चली जाती है, जहां वो महंगी महंगी बहुत सारी साड़ियां देखती है और 20,000 में 2 साड़ी सिलेक्ट कर लेती है। वाओ, ये कितनी एक्सपेंसिव और बढ़िया साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो माँ ने भी मुझे शादी में नहीं दी, अब मैं हमेशा से यही पहनूंगी। और अभी तो मेरे पास ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड हील्स भी नहीं है, धीरे धीरे करके वो सब कुछ ले लूंगी। आखिर मैंने शादी किस लिए की है? अपने खर्चे पूरे करने के लिए। भैया, इसे पैक कर दो। एकता साड़ी पैक करवा कर घर ले आती है और सास को दिखाती है। माँ जी, ये साड़ी देखिए ना, कितनी सुंदर है, बताओ। 20,000 की दो है, डिस्काउंट करवाया, वरना 24,000 की आती। वाह बहू, साड़ी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, दिमाग तो है तुझमें, अच्छी बचत की है तूने। माँ जी, आपको ये बचत कैसे लग सकती है? 20,000 की 2 साड़ी, ना तो इस साड़ी का इतना अच्छा फैब्रिक है और ना ही इतना अच्छा काम है। एकता, तुम बहुत महंगी साड़ी लेकर आई हो, थोड़ा कम खर्च करती तो यही साड़ी तुम्हें 8,000 की 2 मिल जाती। पागल हो क्या? साड़ी वगैरह का आपको सेंस भी नहीं है। मॉल से साड़ी लेकर आई हूँ मैं ये। आप गरीब हो, क्या जानो, आपने कभी पहनी थोड़ी ना है। अरे बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसे तो बस बचत करने का ढोंग आता है। चल जाकर काम कर, कपड़े धोने को पड़े हैं। सास की बातों से एक बार फिर संध्या को ठेस पहुंचती है और वो काम करने लगती है। 2 दिन बाद तीनों सास बहू बाजार सामान लेने जाते हैं। सब संध्या 4-5 सब्जी लेकर बाजार वाले से बहुत तोल करती है। भैया, मैं हमेशा आपसे सब्जी ले जाती हूँ और 6 सब्जी ली है, कम से कम 10 रुपए तो कम करो, इतना ज्यादा बता रहे हो, 300 तो नहीं दूंगी। दीदी, सब देख रहे हैं, 10 रुपए के लिए इज्जत का दही बल्ला मत करो। एकता, तुम्हें सब्जियां खरीदनी नहीं आती तो रहने दो,
मेरे पति के पैसे हैं, बचत तो मुझे करनी ही होगी, और ये फालतू नहीं है। दो भैया, ज्यादा पति के पैसों पर उछल मत संध्या। ये लो बहन जी आपके 50 रुपए और आपकी फ्री की धनिया मिर्ची। ये हुई ना बात भैया। थोड़ी देर में संध्या सारा जरूरी सामान खरीद लेती है, कहीं से मिर्च मसाले तो कहीं से दूध दही, और हर जगह से थोड़े बहुत पैसे बचा लेती है। ये देखकर आप तो बहुत कंजूस निकली, हर जगह से 1-1, 2-2 रुपए बचा रही हो। क्या मिलता है ऐसी बेइज्जती करवा कर? एकता, इसमें बेइज्जती कुछ नहीं है। गृहिणी पैसे बचाने का सोचती ही है, और फिर बूंद बूंद से सागर भी तो बनता है। धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी। अरे वो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं भैया, ये वाली चूड़ियां बताना कितने की है? फिर तो बहुत प्रिटी है, मुझे तो 2 दर्जन चाहिए हाथ में भरकर पहनने के लिए। बहन जी 100 रुपए दर्जन है, ले लीजिए। हाँ 2-4 दर्जन कर दो। नहीं एकता, इससे चूड़ियां मत खरीदो, ये तुम्हें लूट रहा है। 50 रुपए दर्जन चूड़ियां आती है, 200 रुपए की चूड़ी 400 में दे रहा है। दीदी मैंने आपके बीच बोला तो आप क्यों बोल रही है? और ये भी मेरे पति के पैसे हैं, मुझे जितना लेना है मैं उतना ही लूंगी, बीच में मत बोलो। सुन लिया ना तुमने? अब अपनी टांग मत घुसा, जब देखो हर जगह कंजूसी दिखाएगी। ऐसे ही वो शॉपिंग कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। महीने की पहली तारीख आती है, दोनों भाइयों को अपनी सैलरी मिलती है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा कमाता था। शाम को संध्या रसोई में सारे डिब्बे खोल खोल कर देखती है, कितना अनाज और बाकी का राशन पड़ा हुआ है। साथ में लिस्ट बनाकर लिखती है। चने की दाल अभी 1 किलो है, मसूर की दाल 2 मुट्ठी है, पूरा महीना चल नहीं पाएगा, इसलिए 5 किलो मसूर की दाल, और चीनी भी 2 किलो बची है। और इस महीने मुझे अपने पर्सनल सामान भी लाने थे, तो 2 साड़ी भी लेनी थी, रहने देती हूँ। संध्या बजट लिस्ट बना लेती है। बहुत देर से निर्मला उसे रसोई में देखती है। पति भी ऑफिस से आकर उसे ढूंढता है, तब रसोई में। अरे यार, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, रसोई में ही हो क्या? लिस्ट बनाती रहती हो। अजी लिस्ट नहीं बनाऊंगी तो खर्चों का पता कैसे चलेगा? आखिर बचत भी तो करनी है ना। देख लीजिए जेठ जी, शाम के 8 बज रहे हैं, लेकिन इनसे खाना नहीं बना। पता नहीं क्या बजट लिस्ट बना रही हैं। बाजार में भी शर्मिंदा करती हैं 5-10 रुपए के लिए। और क्या, 2 घंटे से रसोई में लगी हुई है। देख ले अपनी पसंद की लड़की को। संध्या क्या है ये सब, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब चीज तुम बाद में भी कर सकती हो, पहले खाना तो बना लो। रहने दीजिए जेठ जी, खाना बनाने का टाइम है। कहाँ हम भूखे बैठे हैं, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, खाना आ जाएगा। अरे एक तरह रहने तो मैं जल्दी से मटर पुलाव बना देती हूँ, 10 मिनट में बन जाएगा। क्यों बाहर से सबका खाना मंगाकर पैसे वेस्ट करना चाहती हो? देखा जेठ जी, वही कंजूसी, पैसों को लेकर बचत बचत बचत। चुप करो संध्या, आज बाहर से ही खाना खाएंगे। मैंने क्या गलत किया? घर के बचत के बारे में सोचा तो आज एकता की वजह से इन्होंने मुझे सुना है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्यों भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? संध्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं एकता और निर्मला खुश होते हैं और एकता 5 स्टार होटल से 10,000 रुपए खाना का ऑर्डर करती है, जिस पर पति आपत्ति जताता है। संध्या, मेरे क्रेडिट कार्ड से तुमने 10,000 रुपए का डिनर मंगवाया है, या रात को तो ये सब इतना नहीं खाते हैं, और 5 स्टार होटल की क्या जरूरत है? किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट से मंगवा लेती। देखो ध्यान से पैसे खर्च करो। तुम भी दीदी की तरह कंजूस मत बनो, खाना मंगवाया है, फालतू की चीज नहीं। तब घर में सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आनंद अपनी सैलरी के 15,000 रुपए संध्या को देता है। ये लो, इसमें आराम से घर चलाना, और बाकी के पैसे मैं माँ को दे रहा हूँ। कम तो नहीं पड़ेंगे ना? बिजली का बिल और जो तुमने प्लम्बर बताया था वो ऐड करके। हाँ चिंता मत कीजिए, इसमें से मैं सब कर लूंगी। कितनी अच्छी है ये, कभी ऐसा नहीं बोलती कि मुझे भी कुछ दिला दो या माँ को पैसे मत दो। हमेशा माँ को पैसे देने के लिए कहती है, कम पैसों में खर्च चलाती है। मैंने खामखाई से डांट दिया। अच्छा सुनो, घर का राशन ऑनलाइन से मंगवा लो, बाहर धूप में जाकर क्या करोगी? नहीं आप चिंता मत करो, थोक पर सामान सस्ता मिलता है, ऑनलाइन महंगा होता है। संध्या अपने पति के पैसों में से घर का राशन थोक पर लाकर 1,000 रुपए बचा लेती है और उसे एफडी के पैसों में जोड़ देती है, और घर का बाकी का सामान लाने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे बैंक में जमा करवा देती है। सोने का पुराना मंगलसूत्र टूटा हुआ था, इसे भी जुड़वा लेती हूँ। सोने का रेट अच्छा चल रहा है, कम से कम आगे काम तो आएगा। संध्या बचत करने की इतनी पक्की थी कि शादी के बाद से ही वो पति की सैलरी से कुछ न कुछ पैसे बचा लेती थी। वहीं देवरानी इतनी खर्चीली थी कि पति के पैसों से महंगे रेस्टोरेंट में जाना, महंगी शॉपिंग करना, और 15 जने के लिए 3 लाख रुपए की अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करती है। आई होप एकता तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके बहुत खुशी मिली, लेकिन सिर्फ 15 जनों के लिए 3 लाख रुपए की हॉल बुकिंग करना, ये क्या बात हुई? पैसों को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करो। तुम्हारी वजह से पिछली बार माँ को कम पैसे दिए थे, अब अगले महीने नहीं दूंगा। अरे यार, फिर तुम्हारा वही लेक्चर। अपनी माँ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उन पैसों पर मेरा अधिकार है। अगली बार मना मत कर देना। सॉरी, मैंने आप दोनों की बात सुन ली, लेकिन एकता माँ जी को भी अपना खर्चा चलाना होता है, उन्हें कमेटी बननी होती है, उन्हें भी तो पैसे दे दो। आप बीच में बोलने वाली होती कौन है? मैं माँ जी की पसंद की हूँ, उन्हें पैसे नहीं दूंगी तब भी चलेगा, समझी? संध्या गांव में चेतन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी निकिता और बेटी बीना के साथ बड़ी गरीबी में रहता था। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। चेतन गांव-गांव जाकर साड़ी, लुंगी और गमछा बेचता था। क्या बात है बेटी, कुछ बोलेगी नहीं? यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, कोई बात नहीं कर रही।
पड़ोस की बूढ़ी माँ तेरे लिए एक कटोरी मुरमुरा लाई थी, रसोई में रखा है, जाकर खा ले। माँ, मुझे मुरमुरा नहीं खाना है, खाने का मन नहीं कर रहा। मुरमुरा क्यों नहीं खाएगी? सुबह से कुछ खाया नहीं है, घर में और कुछ है भी नहीं देने को। दोपहर में खाना बनाऊंगी तब चावल मिलेगा। माँ, मैं खिचड़ी और अंडा भुर्जी खाऊंगी। कहाँ से लाऊं बेटा, घर में दाल और अंडा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेरे पापा से कहूंगी कि आज ला कर दे, अभी के लिए मुरमुरा खा ले। तू तो मेरी लक्ष्मी बेटी है। पापा, आप आज गांव नहीं गए और इतने हांफते हुए क्यों आ रहे हो? अरे अरे, नदी का बांध टूट गया है, बाढ़ का पानी इसी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ बहा ले जाएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा, जल्दी करो। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे, सोचने का वक्त नहीं है निकिता, जल्दी से अभी गांव छोड़ देते हैं, जल्दी करो। क्या गांव के बाकी लोगों को पता है? सबको खबर देना होगा, वरना सब बह जाएंगे। मैं सबको बता कर आता हूँ। तुम लोग घर के अंदर रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। सारी तैयारी कर लो, ठीक है? माँ, अगर पापा के आने से पहले बाढ़ का पानी आ गया तो? तेरे पापा आ जाएंगे बेटा। माँ देखो, पानी आना शुरू हो गया। डर मत बेटा, तेरे पापा आ जाएंगे। माँ देखो, सुनहरे रंग की एक हिल्सा मछली है। सच में, ऐसी हिल्सा मछली मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं मछली पकड़ूं? नहीं बेटा, मछली को मत पकड़, मैं उसे एक बाल्टी पानी में रख दूंगी। तेरे पापा आ गए। हाँ, सुनो, मैंने गांव में सबको बता दिया है। अब चलो, हम भी निकलते हैं, जल्दी करो। बाढ़ का पानी गांव में घुस आया और सब लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन गांव की बूढ़ी माँ कहीं नहीं गईं। उन्होंने सोचा कि मरना है तो इसी गांव में मरेंगे। जब पानी उनकी झोपड़ी की छत तक पहुंचा तो वो छत पर अकेले बैठी रहीं। बाढ़ का पानी तो चला गया, अब तो भूख से मरना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत चिवड़ा और मुरमुरा था वो भी खत्म हो गया। अब लगता है गांव छोड़ देती तो अच्छा होता। अरे मनोज, इधर आ बेटा। अरे बूढ़ी माँ, आप कहीं नहीं गईं? अरे बाढ़ में तो सब कुछ बह गया, आप अकेले कैसे रहीं? मैं तो छत पर चढ़कर बैठ गई थी, और तू यहाँ कैसे? हम लोग तो सब घर छोड़कर चले गए थे। आज सुबह वापस आए, जब सुना कि पानी उतर गया। धीरे धीरे सब लौट आएंगे। बहुत भयानक थे वो दिन। आंखों के सामने कितने लोग बहते चले गए। मैं बस देखती रही। एक समय तो लगा मैं भी बह जाऊंगी। ऊपर वाले की कृपा से पानी छत तक आकर रुक गया। वाह, क्या बात है, आप में बहुत हिम्मत है। सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। मैं होता, बाप रे बाप, मैं तो डर के मारे मर ही जाता। अब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है भूख से मर जाऊंगी। भूख की पीड़ा और भी भयानक है। हाँ, शहर से कुछ खाने का सामान लाया हूँ, ये लीजिए। इसमें एक दिन आराम से निकल जाएगा। लीजिए लीजिए। बेटा, तुम लोग क्या खाओगे? तुम्हें भी तो खाने की जरूरत है। अब देखिए, जो है उसमें हम सबका गुजारा हो जाएगा। अब हम खाएं और आप भूखी रहें, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग लौट आए, गांव फिर से पहले जैसा हो जाए। चलिए बूढ़ी माँ, अब मैं चलता हूँ, फिर आकर आपसे बात करूंगा। चेतन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस घर लौट आया। बाढ़ के समय जो रहस्यमयी हिल्सा मछली बीना को मिली थी, उसे वो अपने साथ ले गए थे। बीना ने मछली को पानी से भरी एक बाल्टी में रख दिया। अरे काकी, पता है हमारे घर में एक हिल्सा मछली है। वो मछली सुनहरे रंग की है। मैंने उसे बाल्टी में रखा है। तू झूठ बोल रही है? हिल्सा मछली ऐसे जिंदा रहती है क्या? देखो काकी, आप तो यकीन ही नहीं कर रही थी। अब देखिए, ये मछली हर सुबह मुंह से अंडा देती है। अंडे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सच में मछली तो अजीब दिख रही है, लेकिन हर सुबह मुंह से अंडा देती है। ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। तू झूठ बोल रही है। विश्वास नहीं होता तो कल सुबह आकर देख लेना। क्या बात है बीना, क्या कह रही थी तू? दीदी, आपकी बेटी कह रही है कि ये मछली रोज सुबह मुंह से अंडा देती है।
इसकी बातों पर ध्यान मत दे, कुछ भी बोलती है। तो बोलो बीना, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही काकी। तो क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? तू बीना की बातों का यकीन मत कर। ठीक है, मैं अब जाती हूँ, कल सुबह आकर खुद देखूंगी। अरे माँ, तुमने झूठ क्यों बोला? ये मछली अब किसी को नहीं दिखाना है, और जो अंडा देने की बात है वो किसी से नहीं कहना। अगर तेरी दीपा काकी ने मछली चुरा ली तो एक बार खो गई तो फिर कहाँ मिलेगी? मछली की बात किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मुझे समझ नहीं आया था, अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। याद रखना। हाँ माँ, याद रहेगा। अरे चेतन दादा, अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, इधर तो आओ। अरे तू फिर से चाय की दुकान पर? ए भैया, तुझको कोई काम धाम नहीं है क्या? तुम्हें तो लगता है कि सिर्फ काम ही काम सोचता है। जब देखो काम काम काम, जीना हराम। काम नहीं करूंगा तो क्या तेरे जैसे नाक में सरसों का तेल डालकर घूमता रहूं? बात करता है। अरे तुम इधर उधर की बातें मत करो, आओ बैठो दादा। हमेशा काम 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 हमेशा ठीक नहीं होता है। बैठो बैठो बैठो। हाँ, ठीक है, अब तू कह रहा है तो बैठ ही जाता हूँ। क्या है दादा, आजकल हो गया हूँ मैं आलसी। बस सोता रहता हूँ और बैठा रहता हूँ। कल रात तो बिस्तर से ही गिर गया। हाँ, और सुबह उठकर देखा, अरे मैं जमीन पर कैसे पड़ा हूँ? सोया तो बिस्तर पे था। और क्या कहूँ दादा, कभी कभी तो खाते खाते ही नींद आ जाती है। अच्छा, मैं एक मजेदार बात सुनाऊं? क्या है, मेरे परदादा बहुत नींद के शौकीन हुआ करते थे। एक बार बस से शहर जा रहे थे तो रास्ते में क्या है कि एक नदी का पुल था, अचानक से टूट गया, बस नदी में गिर गई। अब नदी सूखी थी तो पानी था नहीं, पर लोग इधर उधर गिर पड़े, कुछ तो मर भी गए। और मेरे परदादा बोले, अरे इतनी धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? मेरी नींद खराब हो रही है, शांत हो जाओ। लगता है वो आपके नहीं, मेरे परदादा रहे होंगे, मेरे वंश के। दादा, मैं भी एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। अरे हाँ, तुम भी सुनाओ, तुम क्यों रह जाओ? सुनाओ, बताओ। दादा, मेरी बीवी रात को नींद में पानी भरने नदी चली जाती है। कल रात तो नींद में चावल पका रही थी, सुबह पूछो तो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। बताओ भला। चलो, बहुत बातें हो गई, अब मुझे जाना होगा। दादा, एक कप चाय तो पी लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस छानने वाला हूँ। अरे हाँ दादा, चाय तो पीकर जाओ, क्या कर रहे हो? काम काम काम, बैठो तो। अरे चलो ठीक है, अब जब तुम लोग कही रहे तो चाय पी ही लेता हूँ। लाओ, बढ़िया कड़क बनाना है ना। हाँ। बीना के घर की उस रहस्यमयी हिल्सा मछली को देखकर दीपा के मन में लालच आ गया। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में मछली चुरानी है। तुमसे एक बात करनी है। अरे एक क्यों, 100 बातें कर लो। पता है, बीना के घर में एक अजीब हिल्सा मछली है। वो मछली हर दिन मुंह से अंडे देती है। अरे ऐसी बातें तो सही में मत ही करो, बकवास करती हो। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मछली सुनहरे रंग की है। पहले मैंने भी नहीं माना था, लेकिन बीना ने दिखाया, तब जाकर यकीन हुआ। मुंह से अंडे देती है? अरे ये तुमने देखा है? नहीं, पर बीना ने बताया। तो फिर देखना तो पड़ेगा ना। देखना क्या, मछली चुरानी होगी। अरे चोरी करना इतना आसान है क्या? रात को मौका देखकर हम मछली चुराएंगे। हो सकता है ये मछली हमारी जिंदगी बदल दे। हाँ ठीक है, सोचते हैं। सोचते हैं मतलब? मेरी बात को तुम गंभीरता से नहीं लेते? अरे लेता हूँ यार, पर चोरी प्लानिंग से होती है, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मछली मुझे चाहिए ही चाहिए। ओफो, ठीक है बाबा, ठीक है, अब चुप करके सो जाओ। चलो। जब गांव बाढ़ में डूब रहा था, तब सिर्फ बूढ़ी माँ गांव में थीं। उन्होंने बाढ़ को अपनी आंखों से देखा और अब सबको वो किस्से सुनाती हैं। कैसे हो बूढ़ी माँ? सोचा था आपसे बाढ़ की कहानी सुनने आऊंगी, पर समय नहीं मिला। अच्छा किया जो आप आ गई।
वो एक भयानक अनुभव था। लगा था बाढ़ में बह ही जाऊंगी, भगवान की कृपा से बच गई। आप बहुत बहादुर हैं, इस उम्र में भी इतना साहस। उस समय तो साहस आ ही गया था। अपनी आंखों से देखा कितने लोग बह रहे थे, बच्चे बूढ़े सब। मैं तो छत पकड़कर लटकी रही। सुना है उस समय जानवर और इंसान सब एक हो जाते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सबको बस जान बचानी होती है, नुकसान पहुंचाने की ताकत किसी में नहीं रहती। मेरी छत पर सांप तक आ गए थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हम तो बस बाल बाल बचे। गांव से 30-34 लोग मिलकर एक ऊंची जगह टेंट लगाकर रहे, वहीं खाना बनाते थे। तुम्हें तो फिर भी कुछ खाना मिला, मैंने तो 3 दिन कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा चिवड़ा और मुरमुरे थे, उन्हें धीरे धीरे खाती रही। आपने बहुत तकलीफ झेली, गलती हमारी थी। आपको अपने साथ ले जाना चाहिए था। मैं खुद नहीं गई थी, कसम खा ली थी मरूंगी तो अपने घर में ही। इतनी जल्दी जा रही हो बूढ़ी माँ? मैं खिचड़ी और अंडे की भुजिया बना रही हूँ। बेटी तब से खिचड़ी की जिद कर रही थी। हाँ ठीक है, फिर किसी दिन आकर खा लूंगी, आज चलती हूँ। अच्छा बूढ़ी माँ, फिर जरूर आइएगा। दीपा बहुत ही जिद्दी है। अगर एक बार ठान ले कि ये काम करना है तो वो करके ही मानती है। हाँ, बहुत ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। चलो वापस चलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तुम खुद नहीं ढूंढ रहे और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अरे तो 1 घंटे से ढूंढी तो रही हो, और क्या कर रही हो? कहीं नहीं मिली। तुमने उस दिन सही से देखा तो था ना? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था, बिना देखे तुम्हें क्यों बताती। अरे चलो एक बार फिर से ढूंढते हैं, और अब की बार नहीं मिली तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ अच्छा चलो, सब जाग गए तो मुसीबत होगी। चलो उनके रसोई घर में ढूंढते हैं। उधर एक बाल्टी दिख रही है, चलो आओ जरा देखें तो सही। चलो। आहा, लगता है यही है वो हिल्सा मछली। अजीब सी रोशनी निकल रही है। ऐसी मछली सही बताऊं तो मैंने कहीं नहीं देखी। देखो देखो, मुंह से अंडे दे रही है। ये तो कोई आम हिल्सा नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य है। इसकी पूंछ देखो कैसे चमक रही है, जैसे सोने की हो। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब देख रहा हूँ तो जो तुमने कहा था उससे भी बढ़कर है। सही बात है। देखा, इसलिए मैं इसे चुराना चाहती थी। अरे चोरी करते वक्त इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी से चलते हैं। अरे चलो भी। हाँ, अब निकलना चाहिए। बाढ़ में बहकर आई हिल्सा मछली को बीना हमेशा अपने पास रखती थी। जब सब बाढ़ में परेशान थे, बीना ने तब भी उस मछली को नहीं छोड़ा। माँ, मेरी मछली नहीं मिल रही। कहाँ गई मेरी मछली? क्या कह रही है बेटी? मछली कहाँ जाएगी? देख ठीक से, कहाँ रखी थी, याद कर। कहीं नहीं है, बाल्टी भी नहीं है। अरे क्या हो गया बेटिया रानी, क्यों रो रही हो? क्या हो गया? हिल्सा मछली नहीं मिल रही। अगर नहीं मिली तो ये बच्ची पागल हो जाएगी। हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। बाढ़ के दिन से वो मछली इसकी जान बन गई है। रोज अंडे देती थी, हम उसे पकाकर खाते थे। कई बार तो बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वो मछली तो हमारे लिए वरदान थी। माँ, मेरी मछली कहाँ मिल सकती है? किसने ले ली? मछली चोरी हुई है। रोज कोई ना कोई घर आता है, उन्हीं में से किसी ने ली होगी। लेकिन हमने तो किसी को नहीं बताया। सिर्फ दीपा काकी से एक बार बात हुई थी। तो अब क्या किया जाए? चारों तरफ ढूंढना होगा फिर तो। मैंने सब जगह देख लिया पापा, कहीं नहीं है। मेरा बेटा, चलो मत रो बेटी, है ना? मैं तुझे एक जिंदा हिल्सा मछली ला कर दूंगा, खरीद कर ले आऊंगा, ठीक है ना? ऐसे मछली कहीं नहीं मिलेगी पापा, और हिल्सा कभी कम पानी में जिंदा नहीं रह सकती। अब क्या किया जाए? हाँ, यही तो सोच रहा हूँ। तुम दीपा के घर जाकर एक बार देखो ना। दीपा की आदत है चोरी करने की, लेकिन मछली चुराएगी? हो सकता है। अरे कुछ चोर होते हैं जो भी मिलता है चुरा लेते हैं। मत रो बेटी,
किसी भी तरह हम तेरी मछली वापस लाएंगे। दीपा मछली चुराने के बाद बहुत खुश है। रोज मछली के अंडे खा रही है। अब उनका जीवन पहले से बहुत बेहतर है। अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। आहा, आखिरकार हिल्सा के अंडे हैं। हिल्सा खरीदकर खाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन अब इस मछली से हम दोनों काम चला रहे हैं। आज 500 रुपए के अंडे बेचे। आहा, अच्छा सुनो, कल कच्चू के साग के साथ बनाना, बड़ा मजा आएगा। सब मिलेगा। तुम कल मेरे लिए लाल साड़ी खरीद कर लाना। बहुत दिन से नई साड़ी नहीं पहनी। अरे अगर यही चलता रहा तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम क्या करोगे? एक दिन पूरा गांव हमसे अंडे खरीदेगा। और अगर कोई पूछे इतने अंडे कहाँ से ला रहे हैं तो कह देंगे शहर से सस्ते में लाते हैं और गांव में थोड़े मुनाफे में बेचते हैं। सही कहा। वाकई में तुम्हारे पास अकल तो भर भर के है। अब हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। अरे तुम हो ना, तो मुझे क्या चिंता। जल्दी खा लो, मछली को भी खाना देना है, नहीं तो अंडे नहीं देगी। हाँ ये तो है। तुम कभी नदी में जाल भी डाल सकते हो, शायद एक और ऐसी मछली मिल जाए। अरे ज्यादा लालच मत करो, जो है उसी में खुश रहो। मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। इसी मछली ने हमारी जिंदगी बदल दी है। चलो मिलकर मछली को खिलाते हैं। चलो चलो। ठीक है। बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस गांव के लोग ही उसे अपने लगते हैं। बूढ़ी माँ, क्या कर रही हो? जरा सा इलिश मछली के अंडे पका रही हूँ। बाजार से लाई हो क्या? नहीं रे, सुबह दीपा के घर गई थी, उसने दिया। वो लोग अब इलिश के अंडे बेचते हैं, मुझे तो फ्री में दे दिया। अंडे बेचते हैं? पहले तो कभी नहीं बेचे। कुछ दिन से बेच रहे हैं। शहर से सस्ते में लाते हैं और फिर गांव में बेचते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो उनके घर से ले सकती हो। गांव के सब लोग वहीं से खरीदते हैं। मुझे तो अब जरूर जाना पड़ेगा अंडा लेने। मैंने तो बना लिया खाना, तू जरा चख के देख कैसी बनी है। अच्छा दो, देखूं जरा। बिल्कुल वैसा ही स्वाद। ये वही रहस्यमय इलिश का अंडा है। कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है बूढ़ी माँ। गांव के लोग कह रहे हैं कि दीपा और दीपक घर से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं शहर कब जाते हैं अंडा लेने। क्या हर बार मिलने लायक होता है अंडा? नहीं नहीं, सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अच्छा चाहो तो मैं ला दूंगी। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है, बाद में आकर बातें करूंगी। दीपा और दीपक कुछ दिन अच्छे थे, फिर अचानक गांव में लोग बीमार होने लगे। बीमार वही हो रहे थे जो उनके घर से इलिश के अंडे खरीदते थे। अरे ओ दीपक, ए दीपक बाहर आओ। अरे क्या हो गया? अरे सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। अंडे चाहिए तो बाद में आओ। हम अंडे लेने नहीं आए, तुम्हारे अंडे खाने से पेट में तकलीफ हो रही है। तुमने क्या सड़े हुए अंडे बेचे थे? क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत किसी और वजह से बिगड़ी होगी। अरे जिसने भी तुमसे अंडे खरीदे हैं ना, सबकी हालत खराब है। चुपचाप पैसे वापस कर दो और अंडे की बात तो करना मत। पैसे वापस दे? मतलब ऐसे कैसे दे दें? सुबह सुबह झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम लोग हमारे घर आकर हमें बदनाम कर रहे हो। मुझे तो अजीब लग रहा है। पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे उल्टी भी आ रही है। अजीब है। थोड़ा पेट खराब हुआ है, ठीक हो जाएगा। मैं दवा लाती हूँ। क्या सच में अंडा खाकर ऐसा हुआ? अरे कभी सुना है अंडा खाने से ऐसी तकलीफ होती है? अरे हमने भी तो पहले कभी ऐसा इंग्लिश नहीं देखा ना। मैं तो कहता हूँ जिनसे मछली ली थी उन्हें वापस करनी चाहिए थी। तुम पागल हो गए हो क्या? उस मछली ने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे पर तकलीफ उन्हीं को हो रही है ना जिन्होंने अंडा खाया।
उल्टी भी आ रही है। दबा लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी लाती हूँ। गांव में पेट की बीमारी से कई लोग मरने के कगार पर हैं। खासकर बूढ़े लोगों की हालत बहुत खराब है। ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जिन्होंने दीपक के घर से इलिश का अंडा खरीदा। ए ए ए ए मनोज, ए भाई, ए कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे क्या तुम्हें पता नहीं चला? क्या हो गया, बता। अरे भैया, गांव में महामारी फैली है। थोड़ी देर पहले बूढ़ी माँ की मौत हो गई। क्या बात कर रहा है? बूढ़ी माँ मर गई? और क्या, जब बाढ़ आई थी तब कुछ नहीं हुआ और अब पेट की बीमारी से मर गई। अरे जब सब लोग गांव छोड़ गए थे ना, तब वो अकेली थीं। कितना सुनते थे उनसे कहानियां। ओहो हो, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ हमें बूढ़ी माँ के घर चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो, यहाँ बातें करना ठीक नहीं, चलो। अच्छा सही बताए, बूढ़ी माँ कितना अपनी लगती थी ना? हाँ वही तो, बहुत दुख हो रहा है। पर ये बताओ, अचानक से महामारी आई कैसे? अरे मनोज ने जो अंडे बेचे हैं उसी की वजह से लगता है कि सब हो रहा है। जिन्होंने खाया वो सब बीमार हैं। लगता है उन्होंने सड़े अंडे बेचे हैं, नहीं तो अंडा खाकर ऐसा क्यों होगा? अब गांव वाले सब मिलकर उनसे बात करेंगे, उनके कारण गांव मर रहा है। देखो भैया, कितने लोग आए हैं। बूढ़ी माँ तो जैसे गांव की जान थी, अब उनसे बातें नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो है, कब बीमार हुई कुछ समझ ही नहीं पाए। समझते तो डॉक्टर के पास ले जाते। अब हमें दीपक के घर जाना होगा, उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। हम चुप नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, आज नहीं कल चलेंगे सब मिलकर। ठीक है भैया, कल चलते हैं। गांव के लोगों में कोई खुशी नहीं बची है। सभी डरे डरे से रहते हैं। कई लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आसपास के गांव में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही। अगर महामारी आसपास के गांव में भी फैल गई तो और भी मुश्किल हो जाएगी। चारों तरफ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने मुझे मछली के अंडे पकाकर खिलाए थे। खाते ही मुझे हमारी उस इलिश मछली के अंडे की याद आ गई। मैं और बीना दिया के घर गए थे मछली के बारे में पूछने, लेकिन उन्होंने तो कुछ स्वीकार भी नहीं किया, उल्टा हमें अपमानित कर भगा दिया। बूढ़ी अम्मा अक्सर दीपा काकी के घर से अंडे खरीद कर लाती थी। मछली के अंडे के अलावा उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ये समझ नहीं आता, ये मछली के अंडे में ऐसा क्या है कि लोग दीवाने हो गए? क्या मैं कभी अपनी मछली को वापस पा सकूंगी? मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। मछली को भूल जा बेटी, देख नहीं रही चारों तरफ क्या हालत है। लोगों की जान खतरे में है। मछली को भूल जाना ही बेहतर है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। हे भगवान, ऊपर वाला ही जानता है कि क्या है उस अंडे में। अरे मेरी बिक्री तो पहले से अच्छी हो रही थी। बाढ़ के बाद सबकी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही थी, लेकिन इस महामारी ने फिर से तंगी ला दी है। कौन जाने ऊपर वाला कैसे सबको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। दीपक और उसकी पत्नी से कुछ कहने का मन करता है, लेकिन क्या कहूँ, उनकी भी तो हालत खराब है। दोनों वो भी महामारी की चपेट में है। एक बात समझ नहीं आ रही, केवल उन्हीं लोगों को परेशानी हुई जिन्होंने उनके घर से अंडे खरीदे और खाए। देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने भी नोटिस किया, मनोज को भी कोई दिक्कत हुई नहीं। कल मैं बीना के साथ दीपक के घर जाऊंगी। जाकर देखना होगा कि असली मामला क्या है। माँ अब चले? अभी नहीं बेटी, मुझे बहुत काम है, कल जरूर चलेंगे। ठीक है माँ। गांव के लोग धीरे धीरे महामारी से ठीक होने लगे, लेकिन इस महामारी में कई बुजुर्गों की जान चली गई। उधर दीपक और दीपा अब भी बीमार पड़े हैं और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रहस्यमयी इंग्लिश मछली की वजह से मेरी ये हालत हुई। अगर हमने वो मछली चोरी ना की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सारी गलती मेरी हो गई। मछली के अंडे तो तुम बेचते थे, मैंने थोड़े कहा था कि बेचो। अरे गांव के लोग अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हमें मछली वापस लौटानी होगी दीपा। हाँ, अब हम ये मछली घर में नहीं रखेंगे। हम माफी मांगकर मछली वापस कर देंगे। तुम्हारी हालत कैसी है? अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हाँ, शायद हमें मार मार कर ही मारा जाएगा, लेकिन मरने से पहले माफी मांगना चाहता हूँ बीना।
माफ कर दे, हमने तुम्हारे घर से मछली चुराई थी। मैं उस मछली के अंडे गांव में बेचता था और वही खाकर सब लोग बीमार हो गए। शुरू में जब अंडे बेचते थे तब कोई परेशानी नहीं हुई। हमें पहले से ही शक था, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मछली ले जाओ, देखो पास वाले कमरे में बाल्टी रखी है। माँ चलो अब मछली ले चलते हैं। चलो बेटा। कुछ दिन बीत गए। गांव के सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दीपक और दीपा भी अब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उधर बीना और उसके माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया कि रहस्यमयी इलिश मछली को नदी में छोड़ देंगे। लो बेटी, मछली को नदी में छोड़ दो। नदी की मछली को नदी में ही रहना चाहिए। इस मछली को रखने से शायद फिर कोई मुसीबत आ जाए।